आज तमिलनाडु जाएंगे पीएम मोदी। 19,850 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सीएम स्टालिन के साथ मंच शेयर करेंगे। राम मंदिर को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में रहेंगे मौजूद। मणिपुर के थौबल में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, 11 घायल। इम्फाल सहित 5 जिलों में फिर कर्फ्यू लगा। सीएम योगी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरठ, बस्ती, चंदौली, महोबा, बाराबंकी के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। हिट एंड रन कानून में ज्यादा सजा, जुर्माने का विरोध। 10 राज्यों में ट्रक बस ड्राइवर्स की हड़ताल। कई जगह आवाजाही रुकी। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें। जगन्नाथ मंदिर में आज से ड्रेस कोड लागू। शॉर्ट्स, फटी जीन्स और स्लीवलेस पहनने वालों को नहीं मिलेगी एंट्री। पान गुटखा भी बैन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका। देश की बात में रुक करेंगे आज के अहम खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले 5 मिनट में 25 खबरें। भिलाई में गिरोधपुरी मेला जा रहे पिकअप की टक्कर। ट्रक ने पिकअप में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में महिला की हुई मौत। 4 से 5 लोग घायल। भिलाई से गिरदौपुरी दर्शन करने जा रहे थे लोग। बहराइच में नए कानून को लेकर ट्रक चालकों का प्रदर्शन। वाहन चालकों ने सड़क जाम कर किया धरना प्रदर्शन। नए कानून की वापसी की मांग को लेकर अड़े चालक। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान पहुंचे जीरकपुर। पत्नी संग नाभा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे सीएम भगवंत मान। अमरोहा में इंटर कॉलेज के पीटीआई को 2 बदमाशों ने मारी गोली। गोली चलने से सब्जी मंडी में मची भगदड़। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर। मेरठ में दिन दहाड़े स्पोर्ट्स व्यापारी की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश। स्पोर्ट्स व्यापारी के अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। कन्नौज में ट्रक मालिकों व चालकों का चक्का जाम। हिट एंड रन कानून के खिलाफ किया चक्का जाम। आंदोलित चालक बोले नया कानून वापस ले सरकार। मंदसौर में 8 लाइन हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। ट्रक में पीछे से घुसी कार। 2 महिलाओं की मौके पर मौत, 4 घायल। मंदसौर के ग्राम बलेरी के समीप की घटना। कानपुर में पनकी हाईवे पर ट्रक चालकों ने किया चक्का जाम। कई किलोमीटर लगी ट्रक की लंबी कतारें। नई परिवहन नियम के विरोध में किया गया चक्का जाम। गोंडा में मामूली विवाद में युवक की पीट कर हत्या। दिन दहाड़े हत्या से कोतवाली देहात में सनसनी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली देहात के नरौरा अर्जुन का मामला। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। नए साल पर लाखों की संख्या में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। नया साल होने से मंदिर और गंगा घाट पर दिखी भारी भीड़। नोएडा सेक्टर 2 में हुआ भीषण हादसा। पिकअप ने पीसीआर वाहन में मारी टक्कर। टक्कर में एक दरोगा की मौत, 1 घायल। पुलिस ने आरोपित पिकअप चालक को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में वाहन चालकों ने हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन। मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर किया प्रदर्शन। नेशनल हाईवे 34 पर आड़ा तिरछे वाहन खड़ा कर किया प्रदर्शन। पीलीभीत में ट्रैफिक नियम से नाराज लोगों ने रोड पर लगाया जाम। हिट एंड रन रूल के विरोध में चालकों ने किया प्रदर्शन। वाहन चालकों को समझाने में जुटा पुलिस प्रशासन। आगरा में रोडवेज कर्मियों प्राइवेट ट्रक एसोसिएशन की हड़ताल। प्राइवेट ट्रक एसोसिएशन ने नए कानून का किया विरोध। विरोध के चलते रोडवेज बस अड्डे पर लगाया जाम। अमरोहा में रोडवेज बस चालकों ने जारी की हड़ताल। हिट एंड रन कानून में संशोधन का चालक कर रहे विरोध। बस चालकों के हड़ताल से राहगीरों को हो रही परेशानी। अयोध्या में जोरों पर विकास कार्य। सड़क पर जगह जगह बनाई जा रही दीवारों पर तस्वीरें। त्रेता युग की तस्वीर से सजाई जा रही अयोध्या। अयोध्या में प्रवेश करते ही त्रेता युग की तस्वीर दिखेगी। गोंडा में पुलिस और इनामिया बदमाश के बीच मुठभेड़ में 25,000 के इनामिया बदमाश को लगी गोली। पुलिस की गोली लगने से इनामिया बदमाश हुआ घायल। अमरोहा में दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने शिक्षक को मारी गोली। सब्जी मंडी से खरीदारी कर घर लौट रहा था शिक्षक। घायल शिक्षक को गंभीर हालत में कराया गया भर्ती।
मेरठ में भी रोडवेज के चालक की हड़ताल। हिट एंड रन का नया कानून आने पर हड़ताल। चालकों द्वारा रोड को किया गया चक्का जाम। चालकों को पकड़कर ले जा रही पुलिस। पीलीभीत में अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत। रोड के किनारे मृत अवस्था में पड़ा था तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुए का शव कब्जे में लिया। संभल में ट्रैक्टर से की गई स्टंटबाजी। जानलेवा साबित हुई स्टंटबाजी। स्टंट के दौरान पलटा ट्रैक्टर, जिसके नीचे दबकर स्टंटबाज युवक की मौत। सिद्धार्थनगर में टैक्सी चालकों ने किया रोड जाम। नए कानून के विरोध में किया रोड जाम। टैक्सी चालकों का वीडियो आया सामने। एक दूसरी टैक्सी से सवारी उतरवाते आए नजर। अब रुक कर लेते हैं देश की अहम खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर राम मंदिर को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आज। राम मंदिर को लेकर आज बीजेपी एक बड़ी बैठक का आयोजन करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में रहेंगे मौजूद। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय विस्तार में किया जाएगा बैठक का आयोजन। अहम खबर हम आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। जानकारी के अनुसार राम मंदिर को लेकर बीजेपी एक अहम बैठक का आयोजन करेगी आज, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस बैठक में महामंत्री भी शामिल रहेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। राम मंदिर को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बैठक का आयोजन करने वाली है, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय विस्तार में बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में किया जाएगा बैठक का आयोजन। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो राम मंदिर को लेकर बीजेपी एक बैठक का आयोजन करने जा रही है। आखिर इस बैठक में क्या कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिस पर चर्चा करेगी बीजेपी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज लगभग 2:30 बजे के आसपास बीजेपी के कार्यालय में जो है एक बैठक होने जा रही है, जिसमें जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, विशेष तौर पर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा अमित शाह होंगे, गृह मंत्री हैं, और साथ में हर प्रदेश के 2 पदाधिकारी इस मीटिंग में पहुंचेंगे। और उनका जो विशेष मकसद है, मैं आपको बता दूं कि कई वर्षों से लगातार जो है राम मंदिर की चर्चा की जा रही थी, राम मंदिर को बनाने की बात की जा रही थी। राम मंदिर का केस कई वर्षों तक अदालत में जारी रहा। उसके बाद कई वर्षों के बाद जब आज ये दिन आया है कि राम मंदिर बन गया है और अब उसका उद्घाटन होने जा रहा है, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होने जा रहा है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बात बता दूं कि लोकसभा का चुनाव करीब है और बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा रहा है। जब से बीजेपी ने मैं ये कहूंगा संघ की शुरुआत हुई है, जब से उसके बाद बीजेपी की जब से नींव रखी गई थी, तब से राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा था जो लगातार पार्टी में विशेष रूप से बना हुआ था। और आज वो दिन आगे आए तो बीजेपी पूरी तरीके से जनता तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। और विशेष रूप से वो ये एक अभियान चलाने की बात सामने कर रहे हैं कि हर जन तक इस राम मंदिर को लेकर एक माहौल बनाया जाए, ताकि पूरा देश राम में हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बात का आह्वान अपने एक कार्यक्रम में कर दिया था कि साफ तौर पर उन्होंने ये बोला था कि जिस दिन भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उस दिन सभी लोग अपने घर पर शाम को दिए जलाकर सीधे तौर पर राम जब अयोध्या लौटे हैं तो अब दिवाली मनाए। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि 22 जनवरी को दोबारा से दिवाली मनेगी और उस पूरे कार्यक्रम को बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव के मुद्दे के साथ बुनाने की कोशिश भी करेगी। जी बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी नजदीक आ रही है, वही लगातार देखा जाए तो विपक्ष भी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर होता दिख रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो राम मंदिर पर सियासत कर रही है। वहीं बीजेपी भी एक और तैयारी कर रही है कि वो जनता तक ये बात पहुंचाएगी कि राम को लेकर वो आए हैं। और इस तरीके के अक्सर देखा जाता है कि स्लोगन भी सामने आते हैं, जहां पर कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो देखा जाए कहीं ना कहीं इस बैठक का मकसद कहीं यही तो नहीं है कि वो विपक्ष की बात को सच साबित कर रहे हो कि वो राम मंदिर के नाम पर सियासत कर रहे हो।
देखिए, बिल्कुल मैं आपको एक बात साफ तौर पर बता दूं कि बीजेपी जानती है कि राम मंदिर एक संवेदनशील मुद्दा है और बिल्कुल। जनता की भावना तो मुद्दों से जुड़ा हुआ है, धर्म और आस्था का मुद्दा है। और मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, बीजेपी ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है और उसको करने में भी कामयाब दिखाई दे रही है कि बीजेपी चाहे विपक्ष पूरा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी पर हमलावर होकर साफ तौर पर कई मुद्दों को बोले, लेकिन पूरे देश में उन बातों की चर्चा नहीं है। साफ तौर पर मैं बता दूं, कई ऐसे बड़े नेता हैं विपक्ष के जिन्होंने न्योता लेने से इनकार कर दिया है, वो वहां पर पहुंचेंगे नहीं, जिसमें विशेष रूप से ममता बनर्जी का नाम खुलकर सामने आ रहा है। उसके अलावा कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने वहां पर जाने से भी इनकार कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस मुद्दे को इस तरीके से बनाने की कोशिश की है। और मैं आपको बता दूं कि जनता भी राम मंदिर को लेकर काफी उत्साहित है और काफी भावनात्मक मुद्दा है, आस्था से जुड़ा मुद्दा। और अब जब अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, उसके बाद 48 दिन का महोत्सव का जो कार्यक्रम रखा गया है, वो कहीं ना कहीं सभी देशवासियों के लिए एक तरीके से रूपरेखा पहले से ही बीजेपी ने तैयार कर ली थी। और अब आज जो बैठक है उसमें एक बात विशेष तौर पर खुलकर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि बीजेपी अभी 22 जनवरी के से पहले और उसके बाद लगभग 100 करोड़ से ज्यादा, लगभग जितने देशवासी हैं उनको राम मंदिर में पहुंचाने या दर्शन कराने की जो आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसमें कहीं ना कहीं अपनी रूपरेखा अलग से तैयार करेगी। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो इस बैठक का जो मेन मकसद बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि 2024 में जो कि लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से जन जन तक बात पहुंचाई जाए। और जैसा कि आपने भी बताया कि राम मंदिर एक श्रद्धा का विषय भी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के और साथ ही जिन बड़े नेताओं ने राम मंदिर का निमंत्रण लेने से मना कर दिया है, उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं एक चुनावी माहौल बनाती नजर आएगी बीजेपी। बिल्कुल, देखिए एक बात मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि कई पार्टियां ऐसी होती है जो अपने चुनाव के समय अपने चुनाव के मुद्दे पर कोई भी बात को रख तो देती है, लेकिन उसको पूरा करने में सक्षम नहीं होती है। लेकिन बीजेपी ने शायद कई बार ये मुद्दा रखा है कि वो राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, और हर बार जो है ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन अब वो समय आ गया है और बीजेपी उस समय को अच्छी तरीके से जानती है कि राम मंदिर के लिए कई वर्षों से लगातार बीजेपी के कई बड़े नेताओं का नाम चर्चा में रहता है। इसके अलावा कई ऐसे नेताओं का नाम भी जुड़ा रहता है जो राम मंदिर से जुड़े हुए थे और लगातार आंदोलन भी करते थे। और कई बार हमने ये भी देखा था और सुना भी था कि राम मंदिर को लेकर कई नेताओं ने कई प्रतिक्रिया भी कटाक्ष वाली दी है। लेकिन उसके बाद जब भी राम मंदिर का मुद्दा आता था तो कहीं ना कहीं भावनात्मक मुद्दा होने की वजह से कोर्ट अदालत में भी हमने देखा था कि कई वर्षों तक ये मामला लामबंदित भी रहा था। लेकिन अब वो समय आ गया है और बीजेपी इस मुद्दे को जानती है कि कई बार उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि वो राम मंदिर के लिए अपनी जो है पूरी तरीके से आस्था और व्यवस्था के साथ है, और पूरे देश में राम मंदिर को लेकर उन्होंने एक अभियान भी चलाया था। और लगातार जब अब वो समय आया है, बीजेपी इसको अपनी पूरा जो मैं ये कहूंगा कि पूरा जो उसका पूरा जो भार है अपने जिम्मे लेकर ये दिखाना चाहती है कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो उनके ही कार्यकाल में हो पाया, और ये ऐसा बीजेपी ही करा सकती है। बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमलावर होती भी दिखाई देगी और लोकसभा चुनाव से पहले जनता के बीच ये माहौल भी क्रिएट कर देगी कि हमने वादा किया था राम मंदिर का और हम राम मंदिर लेकर आए हैं। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी के कार्यालय में एक राम मंदिर को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। वहीं इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेतागण भी मौजूद रहेंगे। खबरें अभी और भी है, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से बातचीत करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। मेरठ, बस्ती, चंदौली के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महोबा व बाराबंकी के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे मुख्यमंत्री।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। मेरठ, बस्ती, चंदौली के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करेंगे सीएम। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री विकसित भारत यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे और तमाम ऐसे जिलों के लाभार्थी हैं जिनसे बातचीत करते नजर आएंगे। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनको जानकारी दी जाती है लोगों को कि इस योजनाओं को लाभ उठाने के लिए क्या करना है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकाली जा रही है कई राज्यों में, अगर बात करें प्रदेश के कई जिलों में। ये यात्रा का मकसद यही है कि तमाम लोगों को जानकारी हो योजनाओं के बारे में। उसी कड़ी में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ के मनोज कुमार से बात करी, संवाद किया था और जानकारी दी थी किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। तमाम योजनाएं हैं जैसे मकान दिलाने की योजना है, उज्ज्वल योजना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। लेकिन अगर आज बात करें देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ, चंदौली के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे, उनसे संवाद करेंगे कि उनको किसी प्रकार की समस्या तो नहीं हुई और जिसका बहुत महोबा और बाराबंकी जितना भी शामिल है, जहाँ पे जो लाभार्थी होंगे उनसे डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी आदित्यनाथ जुड़ेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि योगी आदित्यनाथ जानेंगे कि समस्या किसी प्रकार की आई हुई, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जो योजनाएं हैं, जो जानकारी दी जा रही है इस यात्रा के दौरान, क्या कोई समस्या तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई पैसा तो एक्स्ट्रा नहीं लिया गया। ये सब जानकारी आज लेंगे और लाभार्थियों से बात करेंगे और उनको जागरूक करेंगे कि केंद्र सरकार की जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको अपने द्वारा भी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनको लाभ मिल सके। निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव है तो तमाम तरीकों से यही प्रयास रहेगा कि जितनी भी केंद्र और सरकार की योजनाएं हैं जिसका लोग अभी तक लाभ नहीं उठा पाए हैं, उनको लाभ मिले इस योजना के अंतर्गत। जी बिल्कुल। और साथ ही जैसे कि आपने भी जानकारी दी है कि लाभार्थियों से बातचीत करके उनकी दिक्कतों के भी बारे में जानेंगे और कई ऐसी तरहों की योजनाएं भी हैं जिनके बारे में उन्हें पहले से ही जानकारी दी जा रही है इस यात्रा के माध्यम से। इसके अलावा अगर कोई ऐसी जानकारी निकलकर सामने आती है या किसी लाभार्थी को कोई दिक्कत होती है तो क्या मौके पर अधिकारी मौजूद रहेंगे जो कि समय पर ही निस्तारण कर सके? निश्चित तौर पर जब जब संवाद हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, तब तक तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहते हैं। प्रशासन के जो बड़े अधिकारी, जिला अधिकारी मौजूद रहते हैं जिस जिले पे संवाद होता है। और उस दौरान अगर कोई भी समस्या होती है तो अगर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस चीज का जिक्र करते हैं तो उसको तत्काल प्रभाव से वो निर्देश देते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समस्या का समाधान किया जाए। फिलहाल अभी जो जानकारी है, जो जहाँ जहाँ लाभार्थियों से जुड़ेंगे वहां तमाम जो संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहेंगे जिसकी योजनाओं को जिनकी जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या कोई समस्याओं को लेकर योगी आदित्यनाथ से जिक्र करता है कि हमको किसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, अन्यथा या फिर आराम से जो लाभ है वो आसानी से उन लाभार्थियों को प्राप्त हो गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे, उनकी परेशानियों के बारे में भी जानेंगे और अगर किसी लाभार्थी को किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो मौके पर अधिकारी मौजूद रहेंगे जो इसका तुरंत ही निस्तारण करेंगे। आपको बता दें कि कई जिलों के लाभार्थियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री, जिसमें मेरठ, बस्ती और चंदौली के लाभार्थी शामिल रहेंगे। इसके अलावा महोबा, बाराबंकी के भी लाभार्थियों से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको आगरा से बता दें, जहां जिले में कोरोना वायरस के 2 और मरीज मिले। आगरा जिले में कोरोना वायरस के 2 और मरीज मिले। एक ऑस्ट्रेलिया का निवासी तो दूसरा रेस्टोरेंट कर्मचारी। ऑस्ट्रेलिया से सत्संग में शामिल होने आगरा आया था। तबीयत बिगड़ने पर लैब में कराई थी जांच। जांच रिपोर्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया हुआ रवाना। ऑस्ट्रेलिया से सत्संग में शामिल होने आगरा आया था। तबीयत बिगड़ने पर लैब में कराई जांच, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिली। जांच रिपोर्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया वापस हुआ रवाना। दोनों मरीजों की रिपोर्ट आने के बाद हुई जानकारी। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां कोरोना वायरस के 2 और मरीज आगरा में मिले हैं।
इसी खबर पर अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से कोरोना के 2 मरीज अभी तक मिले हैं, तो क्या 2 ही मरीज अभी मिले हैं या फिर आगरा में इससे पहले भी और भी कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं? देखिए अविंतिका, आपको बताना चाहूंगा कि मई 2023 में यानी कि 8 महीने पहले यहाँ पर एक ओमिक्रॉन, जो कोरोना का नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक मरीज मिला था। और उसके बाद 8 महीने के बाद ये 2 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें कि एक मरीज जो एक कोरोना जो पॉजिटिव पाया गया वो ऑस्ट्रेलिया से एक व्यक्ति आया था और आगरा में सत्संग में शामिल होने के लिए आया था। और जब उसकी तबीयत खराब हुई तो जांच कराई गई और जांच रिपोर्ट में वो कोरोना पॉजिटिव आया, जो कि इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया यहाँ से दोबारा चला गया। वहीं दूसरी ओर एक रेस्टोरेंट कर्मचारी है, उसकी लगातार तकरीबन 6 दिन से तबीयत खराब थी और उसके बाद जो कोरोना की जांच की गई उसमें उसको पॉजिटिव पाया गया। तो जो साथी कर्मचारी थे रेस्टोरेंट के, उन लोगों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो कुल मिलाकर 8 महीने बाद ये 2 नए मरीज मिले हैं। कोरोना में का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, और उसके चलते जिस तरह से भारत में लगातार जो मरीजों की संख्या हजारों में पहुंच गई है, लेकिन जिस तरह से कोरोना का जो कहर था वो तो हमने देखा है कि साल 2 बार लहर पहले कोरोना की आई, फर्स्ट स्टेज आई, फिर दोबारा कोरोना आया और उसके बाद तमाम मौतें हुई। लेकिन अगर अब देखा जाए तो अब की जो हालत है, जो अभी जो फिलहाल जो लोग हैं वो बिल्कुल भूल चुके हैं। हालांकि चाहे वो न्यूज चैनल हो या अखबार के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, कोरोना के खतरे के लिए लगातार बताया जा रहा है। लेकिन अब जो आलम है, चाहे वो 31 की न्यू ईयर की पार्टी हो या कोई मेला हो या कोई सत्संग हो, कोई भी सावधानी नहीं बरती जा रही है। कोरोना की गाइडलाइन, चाहे वो आम पब्लिक हो या अधिकारी हो या तमाम जो लोग हैं, वो बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं। लगातार कोरोना के लिए लगातार चैनल बोलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लगातार खबरें बताई जा रही हैं, लेकिन अब लोगों को बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि कोरोना था ही नहीं। और जिस तरह से अब कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, आगरा में 2 मरीज मिले हैं मई में, 8 महीने पहले अवंतिका मरीज मिले। जी अजेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना के मरीज सामने आने लगे हैं और अभी आपने बताया कि लगभग 8 महीने बाद 2 मरीज पाए गए हैं, और देखा जाए तो अगर सावधानी अभी भी नहीं बरती गई तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। और अजेंद्र, देखा जाए तो जो रेस्टोरेंट कर्मचारी है जो कि कोरोना पॉजिटिव आया है, क्या उसके साथी और उसके परिजनों का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया था? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से जो रेस्टोरेंट कर्मचारी की तबीयत खराब होने के बाद जब उसकी जांच कराई गई, कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो और जो साथी लोग थे उनका भी जांच कराई गई। फिलहाल उन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और यहाँ जो प्रशासन है जो बिल्कुल अलर्ट है और रेलवे स्टेशन पर और बस अड्डे पर लगातार देखा जा रहा है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी भी कहीं ना कहीं चेकिंग की जा रही है और उनकी जांच कराई जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो प्रशासन मुस्तैद है पूरी तरीके से कि कोरोना के मामले ना बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि देखा जाए तो अभी 31 तारीख की जैसे कि आपने बात की कि पार्टी वगैरह चल रही है और सत्संग चल रहे हैं जहां पर कोरोना को लेकर के कोई भी सावधानी नहीं बरती जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोरोना के मामले इससे काफी बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आगरा में कोरोना के 2 मरीज मिले हैं, जहां पर एक मरीज ऑस्ट्रेलिया का बताया जा रहा था जो कि सत्संग में शामिल होने के लिए आगरा पहुंचा था। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गया है। और वही एक दूसरा युवक है जो कि रेस्टोरेंट कर्मचारी है, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पिछले 6 दिनों से बीमार चल रहा था, जिसके बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसे आइसोलेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर 3 दिन में और बढ़ेगी ठंड, कपाएगी पछुआ हवाएं। इस माह औसत से अधिक वर्षा का होना भी संभव है। रात की गलन ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस माह औसत से अधिक वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। रात की गलन ने आम जनजीवन किया अस्त व्यस्त। घरों में दुबके लोग, सड़कों पर दिखा सन्नाटा। घर में दुबके लोग, सड़कों पर पसरा दिखा सन्नाटा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बढ़ेगी ठंड। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का पूरे प्रदेश में दिखेगा असर। यूपी के कई जिलों में कोहरे का भी कहर जारी।
3 दिन में और बढ़ेगी ठंड, कपाएंगी पछुआ हवाएं। इस माह औसत से भी अधिक वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि इस महीने औसत से अधिक बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं रात में बढ़ती गलन ने आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और वहीं सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिख रहा है। वहीं कोहरे की बात की जाए तो कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी घटती दिखाई दे रही है, जहां पर कई वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी पर पूरे प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा। यूपी के कई जिलों में भी कोहरे का कहर लगातार जारी है। 3 दिन में और बढ़ेगी ठंड, कपाएंगी पछुआ हवाएं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस बार और ज्यादा ठंड पड़ेगी। आने वाले कुछ दिनों में ठंड बढ़ेगी। वहीं बढ़ती ठंड से लोग घर में रहने को मजबूर हो गए हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड। पहाड़ों पर अगर बर्फबारी होती है तो इसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो बता दें कि ठंड बढ़ने का अनुमान मौसम विभाग ने एक बार फिर से जताया है, जहां पर मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से कई संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं चंदौली से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा का। और बता दें कि हमारे साथ कई संवाददाता जुड़े हैं, जहां पर कासगंज से संवाददाता प्रशांत सोनी, चंदौली से संवाददाता अश्विनी मिश्रा और बदायूं से संवाददाता रितेश और रईश अलवी हमारे संवाददाता, और साथ ही अनिल मीणा हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं अश्विनी आपका। देखा जाए तो चंदौली में किस प्रकार का मौसम देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार ठंड और बढ़ेगी। प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम कर लिए हैं बढ़ती ठंड को देखते हुए? जी, बताना चाहेंगे कि यहाँ ठंडक का असर दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ठंडे के साथ कोहरा है। कोहरे से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। इस समय खेती बाड़ी का कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद भी इस ठंडे ने उस कार्यक्रम पर भी ब्रेक लगा दी है। कोहरे के कारण आप देख सकती हैं कि सड़कों पर वाहन रेंग रहे हैं और सन्नाटा छाया हुआ है। यही नहीं, DDU जंक्शन जो है उस पर ट्रेनें, राजधानी जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें कई घंटे लेट चल रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को काफी इस ठंडक, कड़ाके की ठंडक में जहमत झेलनी पड़ रही है। और पूरी तरह से जनपद वासियों की इस ठंडक के कारण हालत खराब है और आने वाले दिनों में ठंडक बढ़ने की जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, उससे और समस्या होने वाली है। जी बिल्कुल अश्विनी, देखा जाए तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे और दिक्कतें भी बढ़ती जाएंगी। एक बार रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अनिल का। अनिल, देखा जाए तो बुलंदशहर में क्या कुछ इंतजाम किए हैं प्रशासन ने बढ़ती ठंड को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल अविंद्रा, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की बात करते हैं। जनपद बुलंदशहर में लगातार सर्दी का जो प्रकोप है बढ़ता हुआ जा रहा है, और बात करें जो ठंडी ठंडी हवाओं के साथ साथ जिस तरह शीतलहर जो बढ़ रही है, तो उसको लेकर लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना जरूर पड़ रहा है। लेकिन अगर बात करें प्रशासन की तरफ से किसी तरह के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। देखिए, इस वक्त हम जो मौजूद है, ये वो चौराहा है जहाँ तमाम तरह के लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि ये चौराहे पे खुर्जा से आने वाले, अलीगढ़ से आने वाले, अतरौली, तमाम क्षेत्रों से आने वाले लोग हैं। और ये देखिए, चाय की दुकान पर हम यहाँ मौजूद है। देखिए, लोग भी हमारे साथ मौजूद है। और अगर बात करते हैं, देखिए, तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर हो हम देख सकते हैं कि तमाम तरह के, जिस तरह से देखिए जो जनता है, तमाम जो भट्टी पे यहाँ जो चाय की दुकान है इस पर खड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सर्दी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मेरे साथ एक बुजुर्ग अम्मा मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका?
मेरा लक्ष्य नहीं है। अच्छा, जो यहाँ चौराहे पे किसी तरह की व्यवस्था है आपको अलाया देखने को मिला है या कहीं? नहीं मिला। अच्छा, तो सर्दी से किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? अरे कांप रहे हैं, जाड़ा लग रहा है। अच्छा, ठंडा मर रहे हैं और क्या है। अच्छा, चाय की दुकान पे किस लिए आई हो आप? चाय पीने आए हैं। चाय पीने आई है। देखिए मेरे साथ एक मौजूद है और भी देखिए मेरे साथ लोग देखिए, सबसे बड़ी हम यहाँ जो चाय की दुकान है उनसे ही बात करते हैं, जो चाय की दुकान वाले हैं। दादा एक मिनट, भैया आप बताओ, आप लोग किस लिए आए? अरे चाय पीने आए हो? अच्छा, तो सर्दी ज्यादा लग रही है? अच्छा, ठंडी की वजह से चाय पीने आए? आपको जलाते नहीं, अच्छा, आप बताइए दादा, आप बताइए सर। आवाज कोई नहीं जलाता सर। अच्छा, नगर पंचायत तरफ से किसी तरह की व्यवस्था नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, चौराहे पे? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, चौराहे पे किसी तरह की व्यवस्था ना होना एक चिंता का विषय है। और देखिए अगर हम बात करें यहाँ दुकान की, देखिए दुकान में जो चाय मालिक है इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा? सर्दी को लेकर क्या कहेंगे? जो लोग आपके पास खड़े हैं किस लिए आए? चाय में किस तरह की दुकानदारी हो रही है? चाय तो पीएंगे, चाय की दुकान पे आए हैं तो चाय तो पीएंगे, ठंडी पड़ रही है, ठंडी बिताने के लिए चाय के इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, चारों तरफ से आपकी भट्टी घेर रखी है लोगों ने? भट्टी घेर रखी है, समय में बिजली आ रही है, नगर पालिका की जन पड़ रही है, पब्लिक काट रही है, अपने कमरा बोल के काट रही है, बच्चे पड़ रही है और सब परेशान है इसकी वजह से। देखिए अमित, आपने देखा जो लोगों का जो यहाँ कहना है, जो स्थानीय लोगों का कहना है, उनका यही कहना है कि नगर पालिका ने पूरी तरह आंखों पर पट्टी बांध रखी है। और देखिए यहाँ तमाम चौराहे पे देखिए, अगर बात की जाए तस्वीरों की, तो देखिए चौराहे पे भीड़ लगी हुई है। और यहाँ अगर बात लोगों को सर्दी की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन हमें मेरे साथ और मौजूद है, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे सर्दी को लेकर दादा किस यहाँ कुछ चौराहे पर किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, लकड़ी है, नहीं हो गया, खड़े रहते हैं, यहाँ पर परेशानी होती है, यहाँ पर बहुत खतरनाक कोई सुविधा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब भी आदेश दिए हैं तमाम जिले के डीएमओ को, एसडीएमओ को, नगर पालिकाओं के लिए कि तमाम व्यवस्था की जाए, किसी कोई गरीब आदमी बिना सर्दी में कहीं ऐसे नहीं घूम पाए। तो यह देखा जा रहा है कि किसी चौराहे पर किसी तरह की पहाड़ नगर पंचायत की में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर क्या? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, परेशानी बढ़ रही है और परेशान है कोई भी। बिल्कुल अनिल, देखा जाए तो काफी कुछ परेशानी भी देखनी पड़ रही है लोगों को, और खुद ऐसा लोगों का कहना है कि प्रशासन ने कुछ भी इंतजाम नहीं किए हैं। हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, हम लगातार बने हुए हैं ठंड की खबरों पर, जहां पर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमें पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं। जैसा कि देखा जाए कि ठंड बढ़ रही है, वहीं मौसम विभाग ने यह अनुमान जता दिया है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी और साथ ही इस बार औसत से ज्यादा बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिसके बाद गलन और ठंड में बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसको लेकर के प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं, क्योंकि देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही आदेश दे दिए थे कि रैन बसेरे अलाव की व्यवस्था की जाए, और इसके अलावा एक बजट भी पास किया था जिसमें कंबल वितरण की बात सामने आई थी कि इतने बजट से कंबल वितरण किया जाएगा। और फिर उन्होंने एक आदेश दिया था कि जिस भी जिले में ये व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं वहां पर डीएम पर कार्रवाई की जाएगी। देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी ग्राउंड जीरो पर धरातल की अगर स्थिति की बात की जाए तो वहां पर सुचारू रूप से स्थितियां नहीं की जा रही हैं। लोग अपने पास से लकड़ियां जला करके ठंड को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की ओर से कई ऐसे प्रयास हैं जो नहीं किए गए हैं। अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, रैन बसेरों में समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। लोग अभी भी सड़कों पर सोने को मजबूर नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर के हमारे साथ कई संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अनिल मीणा का, जो कि हमारे बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। अनिल, देखा जाए तो जैसे कि आपने भी लोगों से बातचीत की और उनका कहना है कि नगर निगम की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और लोग प्रशासन से काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। क्या अभी तक डीएम ने इस बात का संज्ञान लिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया था कि अगर जितने भी उन्होंने आदेश दिए हैं उनका पालन नहीं किया जाएगा तो डीएम पर कार्रवाई की जाएगी?
जी देखिए बिल्कुल अमन, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश जरूर दिए हैं, लेकिन अगर बात की जाए प्रशासनिक अधिकारियों की तो अधिकारी उनके आदेशों को पूरी तरह से नकारते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए जनता बुलेंसर के डीएम ने आदेश जरूर स्थानीय नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो या स्थानीय जो प्रधान है या सेक्रेटरी बीडीओ हो, उनके लिए आदेश जरूर लिए, लेकिन धरातल की बात की जाए तो तमाम पूरी तरह से जो आदेश है वो खोखले साबित हो रहे हैं। अगर नगर पंचायत पहासू की बात करें तो इस वक्त हम नगर पंचायत पहासू के इस चौराहे पर जो मौजूद है, जहाँ जो तमाम लोग जो आने जाने वाले हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए बात की जाए जो चौराहे पर व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो यहाँ किसी तरह की कोई भी व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है और ये लापरवाही साफ साफ दिखाई दे रही है नगर पंचायत के कर्मचारियों की। आखिरकार अब देखना यह होगा कि डीएम कार्रवाई करते हैं नहीं करते। देखिए लोग जो सर्दी में जिस तरह से कहीं ना कहीं कपकपा रहे हैं, देखिए एक अम्मा है, बुजुर्ग अम्मा है और यहाँ खड़ी हुई है बस के इंतजार में, क्योंकि जो बसों के कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो बस जाम जो ड्राइवर है उन्होंने हड़ताल कर दिया। देखिए अम्मा है, अभी से बात करें। अम्मा क्या नाम है आपका? अच्छा अम्मा कहाँ जा रही हैं आप? अच्छा जमा जा रही। अच्छा यहाँ किसी तरह की आप जैसे सर्दी में खड़ी हो, आप बुजुर्ग हैं, तो कहीं कोई अलाई की व्यवस्था देखने को मिली अम्मा आपको? सर्दी कैसी है आज? सर्दी पड़ी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। तो मुख्यमंत्री ने तो आदेश दिए थे कि सभी चौराहों पर अलाई की व्यवस्था होगी, तो आपने कहीं देखा है कोई अलाया? नहीं जरा कोई अलाया? तो आप मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगी? आप ये करना चाहेंगी कि जो चौराहे पे लोग आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, उनके लिए अलाई की व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं देखिए और भी मेरे साथ मौजूद है एक दादा। बिल्कुल नलिन, देखा जाए तो लोग भी प्रशासन की व्यवस्था से नाखुश नजर आ रहे हैं और प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ठंड बढ़ रही है, ठिठुरन बढ़ रही है, उसके बावजूद चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। अनिल, हम आपके पास लौटेंगे, रुक कर लेते हैं, हमारे और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, आपसे जानना चाहेंगे कि बदायूं के क्या हाल है? देखा जाए तो प्रशासन की व्यवस्थाएं अभी भी कहीं ना कहीं सुचारू रूप से नहीं चल रही है। देखिए बिल्कुल, मैं आपको अगर बदायूं की बात की जाए तो बदायूं में लगातार जो है मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद भी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। और हम बात करें ग्राम पंचायतों की या नगर पंचायतों की बात करें तो यहाँ पर जो है कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर जो चेयरमैन है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ईओ है या फिर एसडीएम है, इन अधिकारियों ने कोई भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और ना ही कोई व्यवस्था की है। लगातार जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरा भी पड़ रहा है, इसको लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है अभी तक। जी बिल्कुल, और देखा जाए तो अभी भी प्रशासन लापरवाह नजर आ रहा है। रईश, आपका रुख कर लेते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के आपके इलाके में किस प्रकार के माहौल देखे जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं अभी भी ढील देता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी प्रकार का इंतजाम नहीं किया गया है। रईश, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी देखिए, उनको मैं बताना चाहूंगा जी कि जैसे ठंड का माहौल हो गया, तो ठंड की कड़ाके ठंड पड़ रही है, रात्रि में कोहरे का भी असर होता है और सुबह होती हुई ठंड जैसे होती है और जो जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और लगातार ठंड बढ़ती चली जा रही है। तो बच्चों का जैसे भी स्कूल की छुट्टियां भी हो चुकी हैं और बच्चे स्कूल जाने के लिए भी नहीं जा रहे हैं और प्रशासन की काफी नजर है ठंड को देखते हुए कि ठंड ज्यादा हो रही है, तो इसलिए बच्चों की छुट्टी भी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो रेस्टोरेंट बनाए गए हैं जनपद संभल के अंदर नगर पालिका और नगर पंचायतों में, तो ये ऐसे रेस्टोरेंट बनाए गए उनमें रहना दुश्वार हो गया है, ना ही तो रहने की व्यवस्था है और ना ही उनमें हवा रुकने की व्यवस्था है। यानी कि देखा जाए तो अभी तक अलाव की व्यवस्था की बात ही नहीं है, बल्कि अभी भी रैन बसेरों में भी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता चंदौली से अश्विनी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, देखा जाए तो क्या चंदौली में रैन बसेरों की व्यवस्थाएं की गई हैं सुचारू रूप से, जहां पर जो गरीब बेसहारा लोग हैं वो जाकर के रैन बसेरों में रह सके? जी बताना चाहेंगे कि लगातार मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद यहाँ डीएम जो क्रियाशील हैं, आदेश दिए हैं। मुख्य रूप से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है उसके आसपास मुगलसराय में, चंदौली में भी रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है और उसका निरीक्षण भी किया जा रहा है। लेकिन अलाव जो है हर जगह नहीं है, जहाँ पहले जलते थे और छोटे मार्केटों में जो अलाव की व्यवस्थाएं की गई थी अभी वहाँ अलाव नहीं जल पा रहे हैं।
तो इसको लेकर के भी लोगों में बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी ठंड बढ़ रही है और प्रशासन ने अभी भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि ठंड बढ़ रही है, ठिठुरन बढ़ रही है, उसके बावजूद धरातल की स्थिति की बात की जाए तो प्रशासन ने अभी कई तैयारियां नहीं की है। चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है और रैन बसेरों की व्यवस्था भी नहीं की गई है। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इसी बीच बदायूं से खबर सामने आ रही है। बदायूं से खबर बता दें, जहां युवक और युवती की गला काट कर की गई हत्या। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फावड़े से काटकर हत्या करने की जताई जा रही है आशंका। युवक और युवती की गला काटकर की गई हत्या। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फावड़े से काटकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। बिलसी थाना क्षेत्र के परोली गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बदायूं में डबल मर्डर से इलाके में मचा हड़कंप। युवक और युवती की गला काटकर की गई हत्या। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फावड़े से काटकर हत्या करने की जताई जा रही है आशंका। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां पर युवक और युवती की गला काटकर हत्या की गई है, जहां पर बदायूं में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी मची हुई है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रितेश प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। रितेश, देखा जाए तो जिस तरीके से डबल मर्डर की वारदात सामने आई है और युवक और युवती की हत्या की गई है, आशंका जताई जा रही है कि फावड़े से काटकर हत्या की गई है। क्या अभी तक इस पर जांच की गई है? क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, पूरा मामला जो है बदायूं के बीसी का है। बीसी क्षेत्र में डबल मर्डर से फिलहाल जो है सनसनी फैली हुई है और मौके पर जो सूचना पाकर जो है डॉक्टर ओपी सिंह पहुंचे हैं, जो एसएसपी बदायूं हैं। उन्होंने जाकर मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस ने जो है दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यहाँ पर जो 1 जनवरी की रात प्रेमी और प्रेम का दोनों मिलने के लिए गए थे। रात्रि के वक्त प्रेमी प्रेम का गला काटकर हत्या की गई, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अगर पूरे मामले की बात की जाए तो मामले में जो है लड़की के परिजनों में ये हत्या की गई है, जो डॉक्टर एसएसपी ओपी सिंह द्वारा बताई जाएगी। बिल्कुल, क्या अभी तक किसी भी संदिग्ध से पूछताछ की गई है या फिर उनके परिजनों के पास से कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही हो? देखिए, अगर संदिग्ध की बात की जाए, संदिग्ध जिस व्यक्ति ने, जिस आरोपी ने फावड़े से हत्या की थी, वो फावड़ा के साथ, अपने फावड़े के साथ ही उसने, आरोपी ने जो है सरेंडर किया। थाने में जाकर खुद ही इसी थाने में पहुंचा है यहाँ पर और मामले में जो है FIR दर्ज की गई है और आगे जो कार्रवाई है वो की जा रही है। बिल्कुल रितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जो आरोपी है उसने फावड़े के साथ जाकर थाने में सरेंडर कर दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 1 जनवरी के रात युवक और युवती दोनों प्रेमी प्रेमिका थे, जो कि मिलने के लिए गए थे और उसके बाद उनकी फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैली हुई है। जनपद बदायूं के थाना बिलसी के अंतर्गत ग्राम परौली में आज प्रातः 4:30 बजे के आसपास 20 वर्षीय लड़का लड़की, जो एक ही अनुसूचित जाति कम्युनिटी से हैं, आपस में प्रेम प्रसंग था। इनको मिलते हुए पाए जाने पर लड़की पक्ष के पिता और अन्य परिजनों ने मिल करके फावड़े से दोनों की हत्या कर दी है। लड़की के पिता ने थाने में आकर के फावड़े के साथ आत्मसमर्पण कर दिया गया है और लड़के पक्ष की तरफ से हत्या का अभियोग तहरीर दी गई है। इसमें पंजीकृत किया जा रहा है थाना बिलसी में। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु जनपद मुख्यालय भेज दिया गया है। थाना बिलसी में हत्या का अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश के बाद में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।